नॉट एक्स है। यही था वेव फंक्शन। यस सर। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5p फाइंड करना है, a बाई स्क्वायर रूट 2 पाई h क्रॉस 1 बाई 2i कांस्टेंट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल i k नॉट x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस i k नॉट x मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस i p x बाई h क्रॉस dx 2i स्क्वायर रूट 2 पाई h क्रॉस रूट 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 पाई से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जब ये डिवाइड किया तो यहाँ से रूट टू पाई में कन्वर्ट हो गया, और जो न्यूमरेटर में आपका रूट 2 पाई है वो डिनोमिनेटर में h क्रॉस के साथ एक साथ नोट कर देंगे, रूट 2 पाई बाई h क्रॉस 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल i k नॉट h क्रॉस माइनस p बाई h क्रॉस x माइनस 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस i h क्रॉस k नॉट प्लस p बाई h क्रॉस x dx। ये आपको इंटीग्रेशन फॉर्म बनेंगे। अब ये पार्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे। दिस सम इज ड्रैग डेल्टा ऑफ h क्रॉस k नॉट माइनस p बाई h क्रॉस, एंड सेकंड टर्म h क्रॉस k नॉट प्लस p बाई h क्रॉस। अब ड्रैग डेल्टा की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो जो पार्ट है डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में मिलेगा, और h क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट h क्रॉस से h क्रॉस टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 पाई h क्रॉस a 1/2i ड्रैग डेल्टा h क्रॉस k नॉट माइनस p माइनस ड्रैग डेल्टा h क्रॉस k नॉट प्लस p। ये मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन बनेगा। अब ये वेव फंक्शन की जीरो और नॉन जीरो वैल्यूज आप कंपेयर कर सकते हैं, कब ये जीरो बनेगा कब ये नॉन जीरो बनेगा, उससे आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंट अलाउड वैल्यूज ऑफ मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे 5p आपको फाइंड हो गया, 5p को आप जीरो और नॉन जीरो कंपेयर कर सकते हैं कि कब वैल्यू जीरो बनेगा कब नॉन जीरो बनेगा। अगर आप ये आर्गुमेंट को जीरो कर दें तो यहाँ से बनेगा p इज इक्वल टू h क्रॉस k नॉट, और जैसे p इक्वल h क्रॉस k नॉट होगा ये ड्रैग डेल्टा टर्म नॉन जीरो कंडीशन देगा, बट दैट टाइम पे ये कंडीशन जीरो हो जाएगा। अब अगर ये आर्गुमेंट को जीरो करेंगे तो दैट p इक्वल्स टू माइनस h क्रॉस k नॉट, तब ये ड्रैग डेल्टा टर्म नॉन जीरो कंडीशन देगा और कंडीशन जीरो हो जाएगा। तो p की टू वैल्यूज के लिए, ओनली टू वैल्यूज के लिए h क्रॉस k नॉट और माइनस h क्रॉस k नॉट के लिए कोई एक ड्रैग डेल्टा टर्म यहाँ से नॉन जीरो बनेगा, बाकी टर्म जीरो बन जाएंगे। अदर देन दीज टू वैल्यूज ऑफ मोमेंटम फंक्शन विल बी जीरो। प्लस माइनस के अलावा जो भी आप यहाँ पे p की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे दैट वैल्यूज के लिए मोमेंटम फंक्शन जीरो बनेगा, और 5p जीरो बनेगा तो 5p मॉड स्क्वायर भी जीरो बन जाएगा। तो वहां से आपको जैसे यही चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस नॉन जीरो है, वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम है। सिमिलर प्रॉब्लम आपको लास्ट लेक्चर में इन किया था। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम ओनली दीज टू वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस h क्रॉस k नॉट। So out of infinite values of momentum lies between minus infinity to plus infinity. There are only two possible values, h k naught and minus h cross k naught. Next problem note करेंगे। The wave function of a particle in one dimensional potential one dimensional position space. Potential के फॉर्म से तो आप wave function फॉर्म फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट wave function फॉर्म नोट कर सकते हैं। The wave function of a particle in one dimensional position space is defined as psi function of x is equal to 2 by alpha power 3 by 2 x exponential minus x by alpha, where x greater than or equal to 0, otherwise 0, or for x less than 0 function is 0. First part, find the most probable value of position
find the most probable value of position. Second part, find the corresponding wave function in momentum space. Find the corresponding wave function in momentum space. And third part, find the most probable value of momentum. Find the most probable value of momentum. तो आपको प्रॉब्लम में 3 पार्ट आपको नोट करा दिए। ऑल स्टेप्स के लिए आपको पहले एग्जांपल्स बताए हुए हैं, मेथड बताए हुए हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी से फर्स्ट पार्ट को ट्राई करेंगे। सर एक बार क्वेश्चन शो करना। सर अल्फा कांस्टेंट है सर। हाँ जी, अल्फा कांस्टेंट है। सर x इक्वल टू अल्फा। आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आप फाइंड कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्पेस में फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दैट पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे वेव फंक्शन आपको डिफाइंड है और वेव फंक्शन से आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2/α पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई अल्फा एंड 0, ये आपको वेव फंक्शन के लिए डेफिनेशन दिया हुआ है। और इस वेव फंक्शन से आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन पोजीशन स्पेस फाइंड कर सकते हैं। दैट इज 4/α क्यूब x की मल्टीप्लिकेशन है एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल माइनस 2x बाई अल्फा बनेगा। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और नेगेटिव वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 बनेगा। तो यहाँ तो आपको कंफर्म है कि 0 है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि किस पे ये मैक्सिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे ये नॉन जीरो फंक्शन कंडीशन है, दैट साइड में आप x की वैल्यूज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 है, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम बनेगा और कहाँ पे वो नेगेटिव पार्ट के लिए मिनिमम बनेगा। ऑटोमेटिकली मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो d/dx ऑफ साई मॉड स्क्वायर को आप 0 करना है और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं ओनली एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे 2x, एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम, और नेक्स्ट में आप एक्स स्क्वायर कांस्टेंट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर का डिफरेंशियल करेंगे, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे तो -2/α मल्टीप्लाई मिलेगा। इसको आप 0 के इक्वल प्लेस करें। यहाँ से सम फैक्टर कॉमन है तो 2 कॉमन है, x कॉमन होगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो 1 माइनस x/α इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 वैल्यूज का आपको आइडिया मिलेगा। अगर आप x को 0 करेंगे तो 0, ये ब्रैकेट टर्म 0 करेंगे तो अल्फा, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म 0 करेंगे तो इन्फिनिटी। अब चाहे तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड कर लेंगे किस वैल्यू पे नेगेटिव बनेगा मैक्सिमा की कंडीशन के लिए, ये कंडीशन आप सेलेक्ट करें। अदरवाइज आपको एक अनदर मेथड बताया हुआ है कि जब लिमिटेड वैल्यूज आ रही हो तो उनमें आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता है, वो वैल्यूज आप फाइंड कर लीजिए। x इक्वल टू 0 पर जैसे ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ये x स्क्वायर प्रोडक्ट में है तो ये वैल्यू 0 बन जाए, और आप मॉड स्क्वायर करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे इन्फिनिटी पे, तो आप चेक करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, इस टर्म की वजह से ये टर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 बन जाएगा। बट जैसे ही आप x को अल्फा रखेंगे तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि 4/α क्यूब और अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बनेगा, और इस पार्ट से जैसे ही आप x को अल्फा रखेंगे y e स्क्वायर बनेगा, और ये ऑल टर्म पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। तो 0 और पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू में ये वैल्यू मैक्सिमम की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन आपको कंफर्म हो गया, दैट इज x इक्वल टू अल्फा। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन बनेगा। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है phi मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन। तो आपको 3-4 एग्जांपल्स आपको डिस्कस हो गए, आप फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली जो लिमिट होता है वो -∞ टू +∞ है, एक्सप्रेशन जो आपको बताया। बट जैसे रेंज वाइज डिफाइंड होगा और जिस रेंज में 0 है वो कंडीशन ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा। तो -∞ टू 0 वेव फंक्शन जिनसे
ये इंटीग्रल पार्ट से कंडीशन एक्सक्लूड हो गया। 0 टू इन्फिनिटी के लिए वेव फंक्शन डिफाइन किया है, वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। 2/α पावर 3/2 x एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस i p x बाई h क्रॉस dx। 2/α पावर 3/2 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई h क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस 1/α प्लस i p बाई h क्रॉस। अगर आप यहाँ से एक्सपोनेंट में ये फॉर्म एडजस्ट करें तो ये माइनस कॉमन लिया तो 1/α और ये साइन भी प्लस हो गया। अब ये आपको कंफर्म हो गया कि एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स बिहेवियर है यहाँ पे x पावर 1 dx। अब यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो स्टार्टिंग के पेजेस पे आपको नोट कराए उनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। x पावर 1 है और एक्सपोनेंट में भी पावर 1 है तो n फैक्टोरियल बताया था, तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा पावर n प्लस 1, 1/α प्लस i p बाई h क्रॉस स्क्वायर। ये आपको मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन बनेगा। जो मैथमेटिकल स्टेप्स आपको पहले डिस्कस किए हैं उन्हीं को जैसे आपको यहाँ पे रिपीट करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब ये टर्म चाहे तो और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो 2 जब आप ये एलसीएम लेंगे तो अल्फा h क्रॉस होल स्क्वायर है, वो न्यूमरेटर मैंने एडजस्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई अल्फा पावर 3/2 स्क्वायर रूट 2 पाई h क्रॉस। अब ये h क्रॉस और अल्फा वाले टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साइड आप एडजस्ट कर लेंगे, 1 बाई h क्रॉस प्लस i अल्फा p स्क्वायर। ये आपको वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस बनेगा। अब आपको थर्ड पार्ट के लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है। आप क्लास सम प्रॉब्लम्स में आपको अलाउड या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम फाइंड करने के लिए बोला था, तो वहां पे आप चेक कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 है या नॉन 0 है, बट मोस्ट प्रोबेबल में आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉलो करना है। तो 5p आपको पता है, 5p मॉड स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है, ये h क्रॉस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर p स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब चाहे तो स्टेप्स फॉलो कर दें कि ये फंक्शन कब मैक्सिमम बनेगा, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उसको 0 के इक्वल प्लेस करें, मोमेंटम की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करें और वहां से दीज वैल्यूज पे सेलेक्ट करें कि किस वैल्यू पे 5p मॉड स्क्वायर मैक्सिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक और इजी वे है, आप यहाँ पे चेक करें, इसमें कहीं कोई मोमेंटम पार्ट नहीं है और ये मोमेंटम पार्ट सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है और ये मोमेंटम के सम फंक्शन में आपका डिनोमिनेटर में आप ये कंपेयर कर सकते हैं, ये मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, p स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, क्योंकि p स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये डिनोमिनेटर में एक टर्म ऐड कर रहा है, 1 बाई स्क्वायर टर्म है यहाँ पे। तो इजीली आप चेक कर सकते हैं कि 5p मॉड स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, और कब मिनिमम होगा, जब p स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम p स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू ऑफ p स्क्वायर आपको कंफर्म है, यहाँ पे p की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, बट p स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 बनेगा। तो p इज इक्वल टू 0 पे ये 5p मॉड स्क्वायर मैक्सिमम बनेगा। तो डिफरेंट वे है आपको मैक्सिमम चेक करने के। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करें, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करें किस वैल्यू पे नेगेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से 0 करके जितनी मोमेंटम की वैल्यूज आएंगी उनमें 5p मॉड स्क्वायर की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो मोस्ट वैल्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। या आप ये चेक कर लें, यहाँ पे जो वेरिएशन है उस वेरिएशन से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि p को जैसे ही आप 0 करेंगे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम बनेगा। अदर देन p इज इक्वल टू 0, जो भी आप वैल्यू लेंगे मोमेंटम का, प्लस लें या माइनस लें, ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म है ये हायर वैल्यू कंप्यूट करेगा, और जब हायर कंप्यूट करेगा तो इसका इनवर्स लेंगे तो वैल्यू लोअर हो जाएगा। तो ओनली p इज इक्वल टू 0 पे 5p मॉड स्क्वायर मैक्सिमम है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज p इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम में 3 पार्ट थे, मैंने 3 पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। फाइंड द wave function in momentum space for a wave function in one dimensional position space psi function of x is equal to a exponential minus x square by 2 sigma square, where a and sigma are constants.
जल्दी से ट्राई करेंगे। सर हो गया। आपको 5p फाइंड करना है। 1/√2 पाई h क्रॉस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स। तो जब साई एक्स का फॉर्म प्लेस करेंगे तो कांस्टेंट मैंने आउटसाइड में नोट कर दिया। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस IP x बाई h क्रॉस dx। अब लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे इस आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो नोट कराए हैं गामा के रिगार्डिंग, एक इंटीग्रल आपको नोट कराया है, आप चेक करेंगे लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। इंटीग्रल फॉर्म था एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। दैट पार्ट से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो a/√2 पाई h क्रॉस एज सच कंपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर इंटीग्रल के रिजल्ट को स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा, एंड अल्फा इन दिस केस इज 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा स्क्वायर, बीटा इन दिस केस इज माइनस i बाई h क्रॉस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अल्फा। ये आपको इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस किया हुआ है, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। यहाँ से आप कंपेयर करें, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये √2 पाई से √2 पाई डिनोमिनेटर से एडजस्ट हो गया। कैपिटल A, तो ये सिग्मा स्क्वायर भी न्यूमरेटर में जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा बाई स्क्वायर रूट h क्रॉस एक्सपोनेंशियल ऑफ, जब ये माइनस i का सिंपल स्क्वायर करेंगे तो ये -1 p स्क्वायर। अब ये 4/2 को एडजस्ट करेंगे तो ये 2 सिग्मा स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिवाइड में h क्रॉस स्क्वायर। दिस इज द वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। अब इस फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें तो इन पोजीशन स्पेस दिस फॉर्म रिप्रेजेंट गॉसियन फॉर्म। वेव फंक्शन इज गॉसियन इन मोमेंट पोजीशन स्पेस एंड दिस फॉर्म इज आल्सो गॉसियन इन मोमेंटम स्पेस। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन फंक्शन इज आल्सो गॉसियन फंक्शन। ये स्टेटमेंट चाहे तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। इफ ए वेव फंक्शन इज गॉसियन इन ए पर्टिकुलर स्पेस, and its corresponding wave function in another space or in ocean space वर्ड चाहे तो यहाँ पे कर लीजिए। then its corresponding wave function in momentum space corresponding wave function and the corresponding wave function in a तो चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं या वेव फंक्शन कन्वर्जन के कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेस का प्रेफरेंस लेके। तो पोजीशन स्पेस में मैंने गॉसियन अज्यूम किया था, मोमेंटम में आपको गॉसियन मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, तो ये स्टेटमेंट आपको नोट करा दिया। अगर पोजीशन स्पेस में गॉसियन है तो कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस में गॉसियन होगा। अगर मोमेंटम स्पेस में गॉसियन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो पोजीशन स्पेस में गॉसियन आएगा। तो वाइस वर्सा आपने यहाँ पे कर दिया। अब अगर आपको कोई मैथमेटिकल फिजिक्स के थ्रू प्रॉब्लम पूछा जाए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का और वहाँ पे फॉर्म दिया हुआ गॉसियन फॉर्म में और ऑप्शन में से कोई एक ही फॉर्म गॉसियन है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इस स्टेटमेंट को रेफरेंस लेके आप डायरेक्ट जो भी फॉर्म वहाँ पे फॉर्म गॉसियन बनेगा उस गॉसियन फॉर्म को आप करेक्ट ऑप्शन से सेलेक्ट। बट एक से ज्यादा फॉर्म अगर गॉसियन है तब आपको कैलकुलेट करना है, वो आप यहाँ पे करना है। तो चाहे प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स से वेव फंक्शन कन्वर्जन पे हो या मैथमेटिकल फिजिक्स से फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे हो, आपको सम पर्टिकुलर फंक्शंस जो आपको कन्वर्जेंस बताए हैं कि प्लेन वेव का ड्रैग डेल्टा बनेगा, ड्रैग डेल्टा का प्लेन वेव बनेगा, गॉसियन का गॉसियन बनेगा, ऐसी कुछ फॉर्म को आप रेफरेंस के लिए रख लेंगे तो एग्जाम में आप हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, आप डायरेक्ट सेलेक्ट करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करें। The wave function of a particle in one-dimensional position space is psi function of x is equal to capital A exponential minus alpha mod x, where alpha is real
and positive constant, and capital A is any constant. First part, find the value of capital A so that psi x is normalized to infinity. Second part, find the corresponding wave function in momentum space. And third part, find the uncertainty in position. Delta x. प्रॉब्लम में 3 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट में तो आपको किसी को कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए. ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है. तो बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए. फाइंड करके ए की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा. जिन्होंने ये वैल्यू फाइंड कर लिया है वो ये वैल्यू साई के फॉर्म में प्लेस करेंगे और सेकंड पार्ट के लिए सब सोल्व करेंगे. तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फर्स्ट पार्ट के लिए यूज करना है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई मॉड स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1. साई स्टार साई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा मॉड x dx इज इक्वल टू 1. अब लिमिट इक्वल अपोजिट है और इंटीग्रेंड इवन है, और इवन इंटीग्रेंड के लिए आप लिमिट को 2 टाइम्स 0 dt पार्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं. और जैसे ही आपने लिमिट को कन्वर्ट किया इस रेंज में मॉड भी प्लस बनेगा, x प्लस बनेगा और इंटरवल भी प्लस बनेगा. यहाँ पे आप ये इंटीग्रल फॉर्म प्लेस करेंगे 1/2 अल्फा. ऑल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल दैट सेटिस्फाई द कंडीशन a मॉड स्क्वायर इज अल्फा. यहाँ पे फिर से आपको एक लास्ट लेक्चर में आपको ये हिंट किया था कि ऑल वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. तो यहाँ से ये प्लस रूट अल्फा भी हो सकता था, माइनस रूट अल्फा भी हो सकता था, कोई इमेजिनरी टर्म भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. बट अगर आप पॉजिटिव और रियल चॉइस ले रहे हैं तब आपको ये रूट अल्फा बनेगा. बट ये यूनिक वैल्यू नहीं है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की मोर देन 1 वैल्यूज अलाउड हो सकती हैं. अब ये वेव फंक्शन फॉर्म में प्लेस करके नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस आपको कंफर्म हो गया. अगर आप दैट फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, दैट फॉर्म को यूज करेंगे तो सेकंड पार्ट में जो वेव फंक्शन फाइंड होगा वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज आएगा. वो स्टेटमेंट आपको नोट करना है. तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में फाइंड हो गया, दैट इज स्क्वायर रूट अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा मॉड x. अब सेकंड पार्ट में फाई p फाइंड करना है. तो स्क्वायर रूट अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई h क्रॉस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा मॉड x मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स बाई एच क्रॉस dx. अब ये इन पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो एक बार आप सभी कैंडिडेट इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले लिमिट इक्वल अपोजिट है एक बार ये जरूर कंफर्म कर लें कि इंटीग्रेंड इवन है, ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड है. नाइदर इवन नॉर ऑड. नाइदर इवन नॉर ऑड है तो जो पहले आपको ट्रिक बताया था कि 0 कर सकते हैं या 2 टाइम्स कर सकते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. जो एप्लीकेबल नहीं है तो आपको किसी अनदर वे में फाइंड करना पड़ेगा. तो आप लोग सम एग्जैक्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं कि अगर x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है तो मॉड वैल्यू प्लस होता है. तो ये एग्जैक्ट मेथड में पहले यहाँ पे आपको हिंट कर रहा हूँ कि आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की पॉजिटिव वैल्यू अगर आप ले रहे हैं तो इस पार्ट के लिए x डैश, ये सॉरी मैंने कोई न्यू वेरिएबल रिप्लेस कर दिया साइड के लिए, x मॉड को x डैश रिप्लेस कर दिया. तो इस लिमिट में ये मॉड वैल्यू पॉजिटिव आएगा और इसके साथ जब इंटरवल लेंगे जो आपने यहाँ पे dx लिखा है, x जब पॉजिटिव है
तो ये dx डैश में आप रिप्लेस कर सकते हैं। लिमिट भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्लस इन्फिनिटी बनेगा या माइनस इन्फिनिटी बनेगा। बट जैसे ही आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव के लिए आपको ये कंफर्म है कि जो x वैल्यू होगा वो नेगेटिव बनेगा, और इस कंडीशन में जो मॉड वैल्यू है वो प्लस रहता है। बट ये जो इंटरवल होगा नेगेटिव साइड के लिए ये नेगेटिव बन जाएगा। तो dx को आप माइनस dx से रिप्लेस करेंगे, और लिमिट में क्या चेंजेस होंगे और इस इंटरवल में माइनस होने से क्या चेंजेस होंगे वो आप यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में इंक्लूड करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। बट ये एग्जैक्ट मेथड आपको मैंने हिंट किया है, हो सकता है कि इससे थोड़ा आपको सम एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करने पड़े। एक ट्रिक है, देखो एग्जैक्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एक ट्रिक से आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जो पॉइंट्स यहाँ पे आप फॉलो करेंगे कि x को क्या रिप्लेस करना है, मॉड पार्ट को क्या रिप्लेस करना है, इंटरवल को क्या रिप्लेस करना है, कैसे लिमिट में चेंज आएगा, और लिमिट को आप एक्सचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, वो सारे पॉइंट्स अप्लाई करके ये इंटीग्रल सॉल्व होता है। बट इन्हीं सेम रिजल्ट को फाइंड करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप पॉजिटिव साइड x की पॉजिटिव साइड के लिए बाकी ना तो लिमिट में कोई चेंज करें, ना इंटरवल में कोई चेंज करें, ना x में कोई चेंज करें, ओनली मॉड वैल्यू को आप प्लस x से रिप्लेस करें। नेगेटिव x के लिए मॉड वैल्यू ऑफ x को आप माइनस से रिप्लेस करें तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको करेक्ट बन जाएंगे, जो यहाँ पे रिप्लेस करके रिजल्ट आपको फाइंड करेंगे। तो ये इजी पार्ट है, ओनली आपको मॉड को चेंज करना है, बाकी किसी पार्ट को चेंज नहीं करना है। तो जो कांस्टेंट फॉर्म है, कांस्टेंट फैक्टर्स हैं वो एज सच, अब कैसे नेगेटिव आएगा कैसे पॉजिटिव आएगा, आप यहाँ से लिमिट को ब्रेक करके माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, अब आप चेक करें इस रेंज में x वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये पॉइंट आपको बताया यहाँ पे। इस साइड मॉड वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए मॉड को माइनस x रिप्लेस कर दें तो ये अल्फा x, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं करें। और पॉजिटिव x कब मिलेगा, जब 0 टू इनफिनिटी लिमिट होगा। इस साइड में आप मॉड को प्लस x से रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पे आप इंटीग्रल कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल अल्फा x एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स बाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस आई पी बाई एच क्रॉस, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स बाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा माइनस आई पी बाई एच क्रॉस, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट अल्फा बाई 2 बाई एच क्रॉस। फर्स्ट सम में आप ये अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 0 और एक्सपोनेंशियल अनदर टर्म ये 1 हो गए, और जैसे ही आप ये लोअर लिमिट इस एक्सपोनेंशियल अल्फा x में प्लेस करेंगे, ये टर्म की वैल्यू तो आपको नहीं पता कि क्या वैल्यू होगी, बट जैसे ही आप इस टर्म में प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी भी बनेगा, दैट टेंड्स टू 0। तो लोअर लिमिट पे कंडीशन 0 बन गया, ओनली अपर लिमिट पे कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज 1 बाई अल्फा माइनस आई पी बाई एच क्रॉस। चाहे तो साथ के साथ आप यहाँ पे एच क्रॉस एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये अल्फा के साथ एच क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एच क्रॉस न्यूमरेटर में नॉट किया। अब यहाँ पे इस टर्म में अपर लिमिट पे जाएं तो अपर लिमिट यहाँ पे आप प्लेस करेंगे तो दिस टर्म बिहेव एज एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, तो ये टर्म अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पे कंट्रीब्यूट करेगा, तो लोअर लिमिट पे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से माइनस बनेगा, और एक माइनस अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो प्लस होगा, और लोअर लिमिट पे एक्सपोनेंशियल बिहेवियर एक्सपोनेंशियल 0 1 कंट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फा एच क्रॉस माइन यहाँ पे प्लस आई पी, और एच क्रॉस मैंने न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दिया। अब एच क्रॉस को आप कॉमन ले सकते हैं तो स्क्वायर रूट अल्फा एच क्रॉस बाई 2 पाई, और यहाँ से जब बोथ टर्म है 1 बाई अल्फा एच क्रॉस माइनस आई पी और प्लस 1 बाई अल्फा एच क्रॉस प्लस आई पी, और जब यहाँ से एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये एलसीएम बनेगा। अब यहाँ से अल्फा एच क्रॉस माइनस आई पी से ये अल्फा एच क्रॉस प्लस आई पी टाइम कैंसिल आउट हो गया, और अल्फा एच क्रॉस प्लस आई पी से ये अल्फा एच क्रॉस माइनस आई पी टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई पी टर्म कैंसिल आउट हो गया तो न्यूमरेटर में 2 अल्फा एच क्रॉस बनेगा, तो अल्फा पावर हाफ पहले से प्रेजेंट है, अल्फा न्यूमरेटर से मिला तो अल्फा पावर 3/2, ऐसी एच क्रॉस पावर 3/2, अल्फा एच क्रॉस पावर 3/2। अब ये √2 और 2 टाइम्स तो ये √2 भी बनेगा, और √2 ओवर पाई आप एक साथ नोट कर सकते हैं, 1 बाई पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। ये आपको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कंफर्म हो गया। तो कैसे फाइंड करना है जब मोर और सिंपल एक्स दोनों प्रेजेंट होंगे इंटीग्रेंड में, तो ये एग्जैक्ट मेथड है, चाहे इससे सॉल्व कर लें चाहे इस ट्रिक से सॉल्व करें। इजी वे में जब मॉड एलिमिनेट हो जाएगा तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो भी फॉर्म बनेगा उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट को 2 डिफरेंट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लगे उसको आप फॉलो करें। अब से पहले जब मोस्टली आपने अनसर्टेनिटीज एक्सपेक्टेशंस फाइंड किए थे पोजीशन स्पेस में आप लोगों ने फाइंड किए थे, बट आपके पास अब 2 सेम पार्टिकल के लिए 2 डिफरेंट स्पेस में वेव फंक्शन फाइंड है, वेव फंक्शन का फॉर्म नोन है, बोथ पार्ट से आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। एग्जाम में पोजीशन स्पेस में इजी लगे तो पोजीशन स्पेस में सॉल्व कर देंगे, मोमेंटम स्पेस में इजी लगेगा तो मोमेंटम आप सॉल्व कर देंगे। तो थर्ड पार्ट आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करना है,
और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको पहले पोजीशन स्पेस में स्टेप्स बताएं कि आपको 2 एक्सपेक्टेशंस फाइंड करने पड़ेंगे। अब जो नॉर्मलाइज फॉर्म आपको बताया है पोजीशन स्पेस के लिए, ये पार्ट आप ये फॉर्म यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर टर्म बन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर डीएक्स, और जो नॉर्मलाइज फॉर्म प्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर वैल्यू 1 हो जाएगा। अल्फा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा मॉड एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स डीएक्स। अब कंपेयर करें, लिमिट इक्वल अपोजिट है और इंटीग्रेंड वैल्यू ऑड है, देन रिजल्ट इज 0। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, मैं एक्सप्रेशन ये पार्ट नोट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्म प्लेस कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई करेंगे तो अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर से कंपेयर करें, लिमिट इक्वल अपोजिट है, इंटीग्रेंड वैल्यू इवन है, तो लिमिट को आप 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स, और यहाँ पे आप गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट में पावर 1 है, तो जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स का पावर होगा दैट पार्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर n प्लस 1 से ये क्यूब बन गया। न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 8 है। अल्फा पावर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब है, तो ये टर्म आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, दैट इज 1/2 अल्फा स्क्वायर। एक्सपेक्टेशंस फाइंड हो गए, देन अनसर्टेनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन स्क्वायर, और एक्स एक्सपेक्टेशन 0 है तो ओनली ये पार्ट का स्क्वायर रूट फाइंड करके आप सर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 1/√2 अल्फा। तो मैंने पोजीशन स्पेस में अब तक आपको कैलकुलेशन डिस्कस किया था, तो पोजीशन स्पेस में आपको रिजल्ट कंफर्म हो गया। अगर यही प्रॉब्लम को मोमेंटम स्पेस में आप ट्राई करते, मैं हिंट कर दे रहा हूँ कैसे करना है। जब जो इस प्रॉब्लम के लिए पोजीशन स्पेस इजी है तो पोजीशन में करेंगे, मोस्टली आपको पोजीशन स्पेस इजी लगेगा क्योंकि आप पोजीशन स्पेस में मोर सिमिलर प्रॉब्लम किए हैं। अगर आपको पी स्पेस में यही स्टेप फाइंड करने होते, क्वेश्चन में समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन दिया हो, तो उसको फिर से 2 डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। 5p से साई एक्स बना लें और साई एक्स में आप एक्सपेक्टेशन के स्टेप फॉलो कर दें। अगर p में डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो p स्पेस में ही, तो आपको यहाँ पे x का बिहेवियर स्टार्टिंग में हिंट किया हुआ है। अगर वेव फंक्शन नॉन नॉर्मलाइज है तो 5p स्टार h क्रॉस डेल अपॉन डेल p 5p, जो फॉर्म वहाँ पे दिया होगा वेव फंक्शन का मोमेंटम स्पेस में, उससे आप ये डिफरेंशियल करके 5 स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नॉन नॉर्मलाइज फॉर्म है तो डिनोमिनेटर भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स फॉलो कर देंगे, जब नॉर्मलाइज होगा तो ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 5 स्टार p, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर डेल 2 बाई डेल p स्क्वायर 5p dp डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 5 स्टार 5 dp। तो आपको बोथ स्पेस में ऑपरेटर्स के एक्सपेक्टेशंस फाइंड करने के लिए स्टेप आपको नोन होने चाहिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इजी लगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सम प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड्स आपको पता चल गए, जो मैथमेटिकल स्टेप्स आपको डिस्कस करने हैं वो कंफर्म हो गए। प्रॉब्लम के फंक्शन हो सकते हैं बट जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वही स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे किए हैं। पेज नंबर 16 जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट है, पेज नंबर 16 पे प्रॉब्लम नंबर 11 का एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 16 प्रॉब्लम नंबर 11। पेज नंबर 16 प्रॉब्लम नंबर 11। The normalized wave function in momentum space of a particle in one dimension 5p that defined as alpha by p square plus beta square, where alpha and beta are real constants. The uncertainty delta x in measuring its position is, देखो 5p दिया है, मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन दिया है। अगर p का ही एक्सपेक्टेशंस फाइंड करने होते या मोमेंटम अनसर्टेनिटी फाइंड करना होता तो सिमिलर अप्रोच होता जैसे आपने पोजीशन स्पेस में पोजीशन के लिए रिजल्ट फॉलो किए हैं। बट यहाँ पे 5p दिया है तो आपके पास 2 डिफरेंट मेथड अवेलेबल हैं। या तो इस 5p से आप पहले साई एक्स फाइंड करें और साई एक्स से पोजीशन स्पेस में जो स्टेप्स फॉलो करने बताए हैं आप उनको फॉलो कर दीजिए। तो अभी आप लास्ट प्रॉब्लम पे जाइए, मैंने सिमिलर वेव फंक्शन फॉर्म अभी आपको डिस्कस किया है। इसके सेकंड पार्ट में ये फॉर्म है, चेक कर लीजिए। 5p फॉर्म पे जाएं, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका वेरिएबल पार्ट पे जाइए तो p स्क्वायर प्रेजेंट है आपके गिवन वेव फंक्शन में, और ये टर्म अल्फा क्रॉस स्क्वायर है जो आपको प्रॉब्लम में बीटा दिया हुआ है। बाकी कांस्टेंट फैक्टर को आप इग्नोर करिए। तो जब आप फुल ट्रांसफॉर्म
करेंगे या एनालॉजी करेंगे फॉर द गिवन वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस phi p we can find psi x और फॉर दिस पर्टिकुलर नोन फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस we can find psi x by comparing the wave function। अब ये चेक करें जो भी फैक्टर यहाँ पे आ रहा था p स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर में 1/p स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का रेफरेंस लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में मोड बिहेवियर पे जाएगा। ये एनालॉजी आप करें, जैसे अभी आपको प्लेन वेव का ड्रैग डेल्टा, गॉसियन का गॉसियन, ऐसे ही इस वेव फंक्शन फॉर्म को आप रेफरेंस ले लें तो आप डायरेक्ट आप वहाँ पे एनालॉजी से भी नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप कैलकुलेट करिए, बाकी एनालॉजी से आपको नोट हो जाएगा। जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये बिहेवियर आएगा। अब ये कांस्टेंट को भी आप कंपेयर करके नोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करिए, ये फॉर्म लिखा हुआ है, जब यहाँ पे तो ये टर्म अल्फा स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर है और ये प्रॉब्लम में आपको बीटा दिया हुआ है, तो इजीली आपको कंफर्म हो गया अल्फा h क्रॉस इज इक्वल टू बीटा। और जब ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पे अल्फा लाना है आपको, दिस टर्म इज बीटा बाई h क्रॉस। ये एनालॉजी सभी को कंफर्म हो गया जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम से आपको हिंट किया है। या तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के स्टेप्स फॉलो कर दें, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया है इसलिए मैं फिर से इसको नोट फाइंड नहीं करा रहा है, आपको डायरेक्ट नोट कर बता रहा हूं। तो एनालॉजी से आपको ये मैंने साई एक्स नोट करा दिया, बट ये अभी मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट जो नॉर्मेशन कांस्टेंट है उसको आप इग्नोर करिए, ओनली फॉर्म पे जाइए, ये आपको कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे जब आप स्टेप्स फॉलो करेंगे अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, पोजीशन स्पेस में, क्योंकि आप मोर प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो आप कंफर्टेबल रहेंगे पोजीशन स्पेस में। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल टाइम पोजीशन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हैबिट में है कि जिन तरह की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते हैं उनको आप इजी मान के चलते हैं, उन पर आप कंफर्टेबल रहते हैं, उन पर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। मोमेंटम स्पेस में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम से आप इस स्टेप से सॉल्व करें तो वो इजी बन जाए, बट क्योंकि मोमेंटम स्पेस में आपने प्रॉब्लम का नंबर लेस सॉल्व किया है सिमिलर अप्रोच पे, तो वहाँ हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट ना रहें। तो इसीलिए मैंने आपको ये 5p साई एक्स में कन्वर्ट करना बता दिया। अब आपके पास टू डिफरेंट मेथड है, या तो ये मेथड अप्लाई कर दीजिए, 5p नोन है, x का ऑपरेटर मोमेंटम स्पेस में नोन है, x स्क्वायर का ऑपरेटर नोन है, डिफरेंशियल के आप इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको साई एक्स नॉट हो जाए तो जिस स्पेस में आप कॉन्फिडेंट थे वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वेव फंक्शन यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, फिर से अभी जो बताया था मैं जस्ट फिर से हिंट कर रहा हूँ कि लाइक दिस आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आप यही सेम रिजल्ट अभी फाइंड किए हैं, वहाँ पे भी एनालॉजी करके आपको हिंट करेंगे। डिनोमिनेटर टर्म आप इंक्लूड करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में आप कंपेयर करिए, लिमिट इक्वल अपोजिट है और इंटीग्रेंड ऑड है, और इंटीग्रेंड ऑड होगा तो रिजल्ट 0 बनेगा। ओनली एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करके आपको रिजल्ट को फाइंड करना है। तो ये ए मॉड स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एडजस्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स -2 बीटा मॉड एक्स बाई h क्रॉस, अब की बार एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट बनेगा डिवाइडेड बाई ये इंटीग्रेशन पार्ट एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, अभी मेथड आपको डिस्कस किया था। अगर ये एनालॉजी कर लेता है वन इंटीग्रल सॉल्व करके आपको अनसर्टेनिटी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे पावर 2 है, फिर न्यूमरेटर पार्ट में 2/2 बीटा बाई h क्रॉस पावर 3, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे x पावर 0 है, 1/2 बीटा बाई h क्रॉस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 बीटा बाई h क्रॉस का डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से 2 का 1 पावर एडजस्ट हो गया, h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 बीटा स्क्वायर बना। डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लीजिए, मीन सिस्टम का स्क्वायर रूट ले लीजिए, फिर टर्म बन गया h क्रॉस बाई √2 बीटा। ये मैंने आपको साई एनालॉजी से आपको नोट करके स्टेप्स फॉलो करा दिए, पोजीशन स्पेस में आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम मैंने नोट कराया था, अगर आप इस रिजल्ट में अल्फा की वैल्यू बीटा में कन्वर्ट कर दें, दैट इज बीटा बाई h क्रॉस, तो भी आपको करेक्ट रिजल्ट फाइंड होगा। बट मैं ये नहीं करा कि इस प्रॉब्लम का रिजल्ट मेमोराइज करना है, जस्ट आप कुछ पॉइंट्स को आप वेव फंक्शन के फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए पोजीशन से मोमेंटम में क्या फॉर्म आएगा, अगर आप उसको रेफरेंस ले लें तो सम स्टेप्स आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप एक्सक्लूड हो जाता है और प्रॉब्लम आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड्स आपको हिंट किए हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हो आप फॉलो कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 8। ऐसे करना है कि थैंक यू सर। पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करिए, जो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं फॉलो करिए।
सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में वेव फंक्शन हमें ग्राउंड स्टेट में दिया बोलिए। हुआ है, तो हमें मोमेंटम भी ग्राउंड स्टेट में फाइंड आउट करना है। जिस स्टेट में आप फाइंड कर रहे हैं उसी के इक्विवेलेंट मोमेंटम बन जाएंगे। ग्राउंड स्टेट से कन्वर्जन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमें तो फॉर्म को कन्वर्ट करना है। ओके सर, क्लियर हुआ? यस सर। A particle moving in one dimension is confined inside a rigid box located between x minus a by 2 and plus a by 2. If the particle is in its ground state, और ग्राउंड स्टेट जो वर्ड है वो पोजीशन और मोमेंटम से नहीं होता, वो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है कि ये आइगन फंक्शन है एनर्जी का, एनर्जी की लोएस्ट वैल्यू के लिए। यहाँ पे नोटेशन दिया साई जीरो, उसको लाइक दिस भी आप नोट कर सकते हैं जी। जब आप आगे पोटेंशियल की फॉर्म से श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करके एनर्जी, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस पे स्टेप्स फॉलो करेंगे, तब सम स्टूडेंट्स को ये, अगर उनको ग्राउंड स्टेट वर्ड से कोई डाउट हो रहा हो तो ये डाउट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा कि ग्राउंड स्टेट में पोजीशन और मोमेंटम को रेफरेंस ना लेके हम एनर्जी को रेफरेंस लेते हैं कि एनर्जी की लोएस्ट वैल्यू का वो आइगन फंक्शन है। तो साई जीरो एक्स आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और ये जो गिवन फॉर्म है √2/a cos पाई x by a, वो इनसाइड द वेल है, और इनसाइड द वेल के लिए लिमिट दिया हुआ है -a/2 to +a/2, एंड आउटसाइड दिस पोटेंशियल वेल दिस वेव फंक्शन इज 0। जो आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटीग्रेशन लिमिट प्लेस करेंगे तो आपको ये फॉर्म कहाँ पे नॉन जीरो है, कहाँ पे क्या फॉर्म है, वो रिक्वायर्ड होगा। इसलिए पहले आपको ये वेव फंक्शन का, गिवन वेव फंक्शन का करेक्ट डेफिनेशन जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से हिंट है वो आपको नोट करना चाहिए। तो ये वेव फंक्शन आपको गिवन था पोजीशन स्पेस में। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है द क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैविंग ए मोमेंटम p। तो आपको मोमेंटम स्पेस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, और वो तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको phi p पता हो। पहले आपको मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप इसका मॉड स्क्वायर करके मोमेंटम स्पेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो phi p के लिए एक्सप्रेशन 1/√2 पाई h क्रॉस। देखो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिया है कि कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, तो जो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी तक मोस्टली प्रॉब्लम में वो यूज किया है, -∞ to +∞ साई x एक्सपोनेंशियल -ip x by h क्रॉस dx। अब साई x का फॉर्म प्लेस करेंगे तो -∞ to -a/2 वेव फंक्शन 0 होने से वो कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा, +a/2 से +∞ वेव फंक्शन 0 होने से इंटीग्रेंड 0 होगा, कंडीशन एक्सक्लूड हो गया। तो नॉन जीरो कंडीशन जो बचेगा वो -a/2 से +a/2 की हो जाएगा। और जब ये फॉर्म प्लेस करेंगे -a/2 से +a/2, तो √2 एडजस्ट हो गया, तो 1/√a पाई h क्रॉस, और cos को आप ओपन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल i पाई x by a प्लस एक्सपोनेंशियल -i पाई x by a by 2, और वो 2 मैंने आउटसाइड में यहाँ पे नोट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल -ip x by h क्रॉस dx। अब बोथ टर्म्स से आप सेपरेटली इंटीग्रल करेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट a पाई h क्रॉस, इंटीग्रेशन -a/2 to +a/2 लिमिट है। मैं फर्स्ट इंटीग्रेंड का इंटीग्रल नोट कर रहा हूँ, ये टर्म प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेंड बन गया, एक्सपोनेंशियल i पाई x by 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल -ip x by h क्रॉस। देखो इंटीग्रल करते टाइम ये मैंने एक अभी किसी प्रॉब्लम में भी ये पॉइंट आपको सजेस्ट किया था, चाहे तो आप एक्सपोनेंट को आप पहले ही तब इंटीग्रल कर लें। मैंने बोथ एक्सपोनेंशियल टर्म सेपरेटली नोट किए हैं, और जब डिनोमिनेटर में इंटीग्रल से डिवाइड करते हैं उसको मैंने कंबाइन कर दिया। चाहे आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं जो आपको सेट हैबिट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे i पाई बाई a माइनस p बाई h क्रॉस -a/2 प्लस a प्लस, अब ये दीज टू एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड इंटीग्रेंड बनेंगे, तो एक्सपोनेंशियल -i पाई x बाई a एक्सपोनेंशियल -ip x by h क्रॉस डिवाइड बाई -i पाई बाई a प्लस p by h क्रॉस, इंटीग्रेशन लिमिट -a/2 प्लस a/2। फैक्टर कैसे आ गया? 1/2 स्क्वायर रूट, हाँ जी सर 2 फैक्टर कैसे आ गया सर? ये कैंसिल नहीं होगा? √2 ऊपर भी √2 है, नीचे भी। कौन सा 2? सर जो पहले 2 है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टर। मैंने तो वो कैंसिल कर दिया है, मैंने वो कैंसिल किया है। जब cos को आप ओपन करेंगे तो by 2 वाला 2 लिखा हुआ है। ओके।
जब ये अपर लिमिट फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट में प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये अब आपको ये कंफर्म हो रहा होगा कि मैंने ये सेपरेटली टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स क्यों नोट किए हुए हैं। क्यों मैंने पहले इंटीग्रल पार्ट में ये एक्सपोनेंशियल टर्म को कंबाइन नहीं किया, फिर से ये टर्म को चेक करिए, एंगल वैल्यू बनेगा तो ये फिर से आपको सेपरेट करना पड़ता है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है कि कंबाइन करने के लिए और इकट्ठ करने के लिए। एक्सपोनेंशियल जैसे यहाँ पे आपने x को a/2 प्लेस किया तो a कैंसिल आउट होके ये फर्स्ट टर्म बनेगा i पाई/2 और सेकंड टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस i p a/2 h क्रॉस। ये अपर लिमिट पे कंडीशन आ गया फर्स्ट टर्म में। लोअर लिमिट पे फाइंड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल x को माइनस a/2 प्लेस किया तो ये माइनस i पाई/2 एक्सपोनेंशियल i p a/2 h क्रॉस। ये न्यूमरेटर पार्ट फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू के लिए नोट हो गया। डिनोमिनेटर में ये i, चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये पाई h क्रॉस माइनस ap डिवाइडेड बाई a h क्रॉस। अब सेकंड टर्म के लिए सिंपलीफाई करेंगे तो ये माइनस आई को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया और न्यूमरेटर पार्ट में एक्सपोनेंशियल माइनस i पाई/2 बनेगा अपर लिमिट पे एक्सपोनेंशियल i a p बाई 2 h क्रॉस माइनस लोअर लिमिट एक्सपोनेंशियल i पाई/2 एक्सपोनेंशियल माइनस i a p या p a जो भी आप बोथ साइड नोट कर सकते हैं इसको डिवाइडेड बाई i पाई h क्रॉस प्लस a p बाई a h क्रॉस। ये आपको लिमिट वैल्यू प्लेस करने के बाद रिजल्ट बनेगा। अब यहाँ पे कंपेयर करें क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मुझे नोट करना है, तो आप ये एक्सपोनेंशियल i पाई/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस i पाई/2 ये न्यूमरेटर टर्म में टर्म्स आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल i पाई/2 यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस i पाई/2 ऐसे सेकंड टर्म में। तो ये एक्सपोनेंशियल i पाई/2 को प्लस i रखेंगे और एक्सपोनेंशियल माइनस i पाई/2 को डिमोइवर थ्योरम से cos पाई/2 प्लस माइनस i sin पाई/2 से sin पाई/2 वैल्यू 1 और cos पाई/2 0, तो ये फर्स्ट टर्म प्लस i बनेगा और यहाँ पे ये माइनस i बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस i और ये प्लस i, और जैसे ही आप i कॉमन लेंगे तो i कैंसिल आउट, यहाँ पे साइन मॉडिफाई हो गया। जब यहाँ से माइनस i कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन भी मॉडिफाई हो गया और i कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग टर्म को मैं नेक्स्ट पेज बनाऊंगा 1/2 स्क्वायर रूट a पाई h क्रॉस। जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस i p a/2 h क्रॉस। p a और a p कोई भी आप ऑर्डर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फॉर्म ऑप्शन में जो फॉर्म बने हैं वो p a है, तो मैंने इसको p नोट कर दिया क्योंकि a वैल्यू कांस्टेंट है। सेकंड टर्म में जब एक्सपोनेंशियल माइनस i पाई/2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो जो पहले से माइनस साइन था वो प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल i p a बाई 2 h क्रॉस। डिनोमिनेटर टर्म है y h क्रॉस प्लस a p और जो डिवाइड में a h क्रॉस होगा वो यहाँ पे मैंने आउटर में नोट कर दिया। अब सेकंड टर्म पे जाइए, फिर से सिमिलर बिहेवियर बनेगा। एक्सपोनेंशियल i p a बाई 2 h क्रॉस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस i p a बाई 2 h क्रॉस डिवाइडेड बाई पाई h क्रॉस माइनस a p। जो यहाँ से a h क्रॉस होगा वो कॉमन है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये पहले माइनस और सेकंड में प्लस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ये माइनस और ये प्लस। ये आपको यहाँ से मैंने रिजल्ट नोट कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर ये पार्ट को और ये पार्ट को आप कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस नोट कर सकते हैं और वो वैल्यू आप कॉमन ले सकते हैं। a h क्रॉस बाई 2 स्क्वायर रूट a पाई h क्रॉस ट्वाइस कॉस p a बाई ट्वाइस h क्रॉस को मैंने कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग टर्म 1 बाई पाई h क्रॉस माइनस a p प्लस 1 बाई पाई h क्रॉस प्लस a p। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं। a h क्रॉस cos p a बाई ट्वाइस h क्रॉस डिवाइडेड बाई a पाई h क्रॉस स्क्वायर रूट। एलसीएम लिया तो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर p स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर पाई h क्रॉस प्लस a p बनेगा और सेकंड के लिए पाई h क्रॉस माइनस a p। और यहाँ से a p टर्म कैंसिल आउट हो गया। सर a इसमें h आयोटा क्रॉस भी था ना मल्टीप्लाइड बाई कहाँ पे सर, प्रीवियस पेज पे उस पे आयोटा भी था ना डिनोमिनेटर में। अरे वो तभी प्लस साइन आया बीच में। नेटवर्क इशू तो नहीं कैंसिल था, हो गया वो। ओके ठीक है मैंने बोला है, मैंने i पाई/2 एक्सपोनेंशियल i पाई/2 एक्सपोनेंशियल माइनस i पाई/2 की वैल्यू को सिंपलीफाई करके बोला। ठीक है सर। अब यहाँ से जो फैक्टर कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, अदरवाइज आप 5p मॉड स्क्वायर के लिए स्टेप फॉलो करें। a स्क्वायर 4y स्क्वायर h क्रॉस पावर 4 डिवाइडेड बाई a पाई h क्रॉस cos स्क्वायर p a बाई ट्वाइस h क्रॉस डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फॉर्म बनेगा। पाई का 1 पावर एडजस्ट हो गया, a का 1 पावर एडजस्ट हो गया, वन पार्ट आप एक साथ नोट कर सकते हैं।
टॉप ऑप्शन में इनको कंपेयर कर लीजिए। cos स्क्वायर पी ए बाई ट्वाइस एच क्रॉस डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये पार्ट सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में मैच करता है ये पार्ट। बट जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वहाँ पे न्यूमरेटर में है 4 पाई एच क्रॉस क्यूब और वहाँ पे 8 एच क्रॉस पावर 4 है। इट मींस ये कांस्टेंट वैल्यू मैच नहीं करता, बाकी वेरिएबल पार्ट मैच करता है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। मैं आपको यहाँ पे रीजन भी एक्सप्लेन कर दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लास्ट लेक्चर में ये हिंट किया होगा जब कन्वर्जन बताया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन में कांस्टेंट मैच ना करे। अगर डेफिनेशन दिया है तो कांस्टेंट से आंसर को आप सेलेक्ट करने में कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं दिया और ऐसा कोई और बिहेवियर नहीं जिसमें cos स्क्वायर टर्म और डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मैच करता हो, तो इसी से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। बट अगर आपको करेक्ट कोफिशिएंट भी फाइंड करना हो तो ये पार्ट को 1 कर दीजिए। जैसे ये पार्ट यहाँ पे 1 करेंगे तो आपको हो सकता है कि एच क्रॉस का पावर भी मैच कर जाए, बाकी फैक्टर्स भी मैच कर जाए। या जो भी आपको प्रॉब्लम में जब एग्जाम में सेलेक्ट करना हो, बाकी कांस्टेंट फैक्टर से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ जी सर, इसमें भी मतलब लिमिट इक्वल एंड अपोजिट। हाँ जी सर, सर जो लिमिट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो सर हम उसमें कर सकते हैं जो आपकी आवाज कट जा रही है। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं कह रही हूँ अगर मैं लिमिट्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इस स्टेप पे कह रहे हैं, इस स्टेप पे। हाँ, आपकी बात समझ में आ गई। आपका स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि आपको कोई डाउट है कि मैंने उसको 2 टाइम्स 0 टू पार्ट 0 टू पॉजिटिव पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया, 0 क्यों नहीं किया। आप इस स्टेप पे पूछ रहे हैं या इस स्टेप पे पूछ रहे हैं, कहाँ पे पूछ रहे हैं? रिप्लाई करिए। जितने भी स्टेप्स अब तक मैथमेटिकल स्टेप्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं या ये इक्वल अपोजिट लिमिट वाला कंडीशन आपको सजेस्ट किया है, तो उसका बेनिफिट कब है ये भी आपको बताया है। स्टार्टिंग के पेजेस पे वो कंडीशन नॉट कराया तब भी आपको हिंट किया। प्रॉब्लम में जब जितने बार आपको अप्लाई किया उतनी ही बार आपको सजेस्ट किया होगा कि अगर इंटीग्रेंड नाइदर इवन नॉर ऑड हो तो ये लिमिट इक्वल अपोजिट भी होगा, तब भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसका कंडीशन इजी वे में सॉल्व करने का बेनिफिट तभी है जब लिमिट इक्वल अपोजिट हो और इंटीग्रेंड या तो इवन बन जाए या ऑड बन जाए। बट ये इंटीग्रेंड पार्ट पे जाइए। अभी लोगों से मैंने पूछा भी था लास्ट प्रॉब्लम में कि इंटीग्रेंड इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो यहाँ पे आप चेक करिए दिस पार्ट नाइदर इवन नॉर ऑड, तो इसलिए मैं सेपरेटली सॉल्व कर ओके जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका डाउट रिमूव हुआ है नहीं सर? यस सर। और पूछना किसी को? बाकी मैं पहले जो पढ़ाना था वो पढ़ा दूं, फिर डाउट के टाइम पे पूछ लीजिएगा। सर एक बार इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए बस, थर्ड स्टेप। किसमें इसी स्लाइड में थर्ड स्टेप लास्ट जो आपने लिखा माइनस वाला टर्म। हाँ ये सर नीचे ये माइनस आई था। हाँ ये माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी आई रह गया। ये टर्म अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, वो वैल्यू आपको यहाँ पे नोट किया हुआ है। ओके सर बताइए। तो एग्जाम में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको मैंने 2 प्रॉब्लम्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड था, वो आपको हिंट कर दिया। बाकी क्वेश्चंस होंगे वो एक बार फिर ट्राई कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखो अब तक जो मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस किया है, क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत कम सिलेबस हुआ है, एक तरह से बहुत बेसिक पार्ट डिस्कस हुआ है कि अगर हम वेव फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उससे इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करना है, सिंगल वेव फंक्शन टाइप करेंगे। अब आगे हमें वेव फंक्शन पता है, कोई ऑब्जर्वेबल मेजर करना है तो हमें ऑपरेटर्स, उनके रिगार्डिंग ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के फॉर्म और कंडीशंस का आइडिया होना चाहिए, उससे आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं उसका आइडिया होना चाहिए। अब फिर आगे पढ़ेंगे हम पॉस्टुलेट्स तक ये बेसिक पार्ट चल रहा है। एक तरह से जो भी सिलेबस पॉस्टुलेट तक डिस्कस होगा फिर आप उसको सिस्टम वाइज रिपीट करेंगे, पार्टिकल बॉक्स के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अभी लेक्चर अटेंड कर रहा हो और ये पार्ट को किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं, या रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो पॉस्टुलेट तक का सिलेबस आपको हमेशा डी ब्रॉगली कंसेप्ट से लेके पॉस्टुलेट तक का सिलेबस तो आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। तो अगर कहीं रिवीजन ना कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको पुराने सिलेबस को, जब से वेव फंक्शन स्टार्ट हुआ है, डी ब्रॉगली कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, तब से आगे का सिलेबस को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए अगर आप कहीं भूल रहे हो। क्योंकि पॉस्टुलेट्स तक आपको, जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, तो आपको पहले वोकेबुलरी पता होना चाहिए, टेंस के सेंटेंस के रूल्स आपको पता होने चाहिए, फिर आप ग्रामर में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे सारे पार्ट्स जो आप पहले पढ़ लेते हैं वो सब यूज होता है। तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए गिवन पोटेंशियल फॉर्म के लिए क्या वेव फंक्शन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म से हम कैसे रिजल्ट फाइंड करेंगे, वो सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे फिर सिस्टम वाइज। तो अभी मैंने जस्ट आपको वेव फंक्शन बताया, वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करने बताए हैं, फिर डिफरेंट स्पेस में उसको कन्वर्ट करके रिजल्ट्स आपको डिस्कस किए। तो अभी ऑपरेटर की कंडीशंस फाइंड करना है, पॉस्टुलेट्स डिस्कस करना है, जहाँ पे सुपरपोजिशन पार्ट आएगा, टाइम वेव फंक्शन के टाइम रिलेशन का पार्ट आएगा, कैसे मेजर करेंगे वो पार्ट आएगा। बट वो जो पॉइंट्स हैं वो हम हिल्बर्ट स्पेस में सॉल्व करते हैं। हिल्बर्ट स्पेस कब हम यूज करेंगे, हिल्बर्ट स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने एक लास्ट लेक्चर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मैंने ये वेव फंक्शन फॉर्म नोट कर दिया, प्लेन वेव मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन राइज किया था आप लोगों से कि ये प्लेन वेव पोजीशन स्पेस में है या मोमेंटम स्पेस में।
सर 2 लेक्चर बिफोर ही आपको ये क्वेश्चन राइज किया होगा सर, 1 और 2 लेक्चर नॉट स्पेसिफाइड सर, नहीं बोल नॉट सकते स्पेसिफाइड। अभी यहाँ पे हम कंफर्म नहीं, अभी कंफर्म नहीं जब तक आप लेफ्ट साइड में फंक्शन में आर्गुमेंट शो ना कर दें। अगर मैंने 2 फंक्शंस नोटेशन ले लिया और आर्गुमेंट शो नहीं किया, अब यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर ये कहता है कि ये पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन है। इफ दिस इज वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस, देन फॉर प्लेन वेव अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी इनफाइनाइट। पार्टिकल कैन मूव टू एनी पोजीशन फ्रॉम -infinity to +infinity and probability of finding the particle or probability of finding its position will be non-zero for all values of x from -infinity to +infinity। और जब इसका साई मॉड स्क्वायर करेंगे, all positions are equally probable। अगर ये पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, and this value is a mod square। all positions are equally probable, it means पोजीशन की all values ऑब्जर्व होती जाएंगी अगर आप ये वेव फंक्शन से पोजीशन को मेजर करें। तो जब all values x पे फाइंड होंगी तो अनसर्टेनिटी -infinity to +infinity वाले पार्ट को इंक्लूड करेंगे तो ये इनफाइनाइट बनेगा अनसर्टेनिटी। बट इसी में आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यूज करने लगे तो इफ डेल्टा इज इनफिनिटी, इफ पोजीशन इज कंप्लीटली अनसर्टेन, देन मोमेंटम इज 100% सर्टेन। अनसर्टेनिटी मोमेंटम भी। तो मैंने ये वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या नोट कराया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनफाइनाइट है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0। अब आप इस वेव फंक्शन पे जाइए। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर एज्यूम करता है कि दिस वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, तो यहाँ से आप फाई मॉड स्क्वायर फाइंड करेंगे, दिस इज आल्सो ए मॉड स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट जो मैंने लिखा है ये दोनों पार्ट में चेंज हो सकता था सम टाइम, ठीक है, बट अभी अननोन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ दिस वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी फॉर मोमेंटम वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल is constant for all values of momentum. All momentum values are equally probable. Then uncertainty in momentum will be infinite. By using Heisenberg uncertainty product, uncertainty in position will be 0. Same wave function है, जैसे ही assumption change किया, result change हो गए। तो ये Schrödinger representation, according to Schrödinger, state of any quantum mechanical system represented by mathematical function, scalar function, जो आपको स्टार्टिंग में वेव फंक्शन का मैंने डेफिनेशन नोट कराया है वो Schrödinger representation में है कि the mathematical function that represents the state of a quantum mechanical system and contains all valuable information is called wave function। तो ये स्केलर फंक्शन Schrödinger ने सजेस्ट किया वेव फंक्शन पार्ट के लिए, पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट इस स्केलर रिप्रेजेंटेशन में एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि जब तक आप ये स्पेसिफाई ना करें कि ये किस स्पेस में है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है पार्टिकल के रिगार्डिंग जो आप इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं वो रॉन्ग हो सकती है। आप चेक कर सकते हैं दोनों वैल्यू करेक्ट नहीं हो सकती अगर पोजीशन इनफाइनाइट है, मोमेंटम इनफाइनाइट नहीं हो सकता सेम टाइम पे। तो ये जो स्केलर फंक्शन से हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें लिमिटेशन है, उसमें ड्रॉबैक है कि आपको बताना पड़ेगा कि किस स्पेस में है। स्पेस रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन। तो ये ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ड्राक ने अनदर थ्योरी सजेस्ट किया, अनदर मैथमेटिक्स सजेस्ट किया जो हम हिल्बर्ट स्पेस में पढ़ते हैं। ड्राक ने क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। रीजन क्या है वही आगे मैं हिंट करता, मैं इसी पार्ट पे आपको थोड़ा रिजल्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर कोई वेक्टर आर आप लिख रहे हैं तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में इसके स्केलर कंपोनेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं axi + ayj + azk, तो ये कंपोनेंट हैं इसके जो x y z के लिए हैं, ये स्केलर वैल्यूज होती हैं। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके कंडीशन को ऐड करते हैं तब वेक्टर बनता है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करें, डायरेक्शन फाइंड करें, सपोज मैंने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम किया और ये वेक्टर ए को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वेक्टर ए का डायरेक्शन और ये कितना मैग्नीट्यूड पार्ट है, कितना लेंथ है। अब चाहे इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तब भी ये सेम होता है। तो जो वेक्टर का मीनिंग है चाहे जिस रिप्रेजेंटेशन में पढ़ें वो सेम रहता है, बट इसके जो कंपोनेंट्स होंगे कार्टेशियन में कुछ और होंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कुछ और होंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कुछ और होंगे। इट मींस जो स्केलर वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंटेशन डिपेंडेंट है, बट जो वेक्टर है, वेक्टर का मीनिंग, वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो रिप्रेजेंटेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो जो स्केलर फंक्शन में लिमिटेशन आ रही थी, जो ड्रॉबैक्स आ रही थी, अगर हम वेक्टर ले लें उस स्केलर के प्लेस पे तो वो आपकी ड्रॉबैक्स वो डिफिकल्टीज रिमूव हो सकती हैं, एलिमिनेट हो सकती हैं। तो ड्राक ने यही सजेस्ट किया कि अगर हम किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें तो उसमें रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये सजेस्ट करना जरूरी नहीं है कि वो किस रिप्रेजेंटेशन में है, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में है या मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। तो इसको ड्राक नोटेशन पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले आपको लीनियर वेक्टर स्पेस का आइडिया होना चाहिए, हिल्बर्ट स्पेस का आइडिया होना चाहिए, वहाँ के कुछ पॉइंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। तो ड्राक थ्योरी से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं हिंट कर रहा हूँ, पहले आप नोट करेंगे लीनियर वेक्टर स्पेस। ये हो सकता है आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता जाए, हाइपोथेटिकल लगता जाए, थोड़ा इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। यही सिमिलर पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे नोट करूंगा ये अपने ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स में या हो सकता है कि कहीं पे आपके सिलेबस में मैथमेटिकल फिजिक्स में भी रहा हो। लीनियर वेक्टर स्पेस जो क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए रिक्वायर्ड है, मैं वो पॉइंट्स यहाँ पे हिंट करूंगा। लीनियर वेक्टर स्पेस या लीनियर वेक्टर अलजेब्रा के ऑल पॉइंट्स डिस्कस नहीं कराना है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो पार्ट में आपको सजेस्ट करूंगा। तो पहले लीनियर वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कंडीशंस हैं, कोई वेक्टर स्पेस कब लीनियर वेक्टर स्पेस होगा, उसके लिए स्टेटमेंट नोट करें कि वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ
इज सेट ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर के सेट के लिए मैंने यहाँ पे आपको नोटेशंस नोट कर दिए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, टुगेदर या अलॉन्ग विद वर्ड यूज कर सकते थे, ए सेट ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स के सेट के लिए मैंने यहाँ पे A1, A2, A3। तो स्केलर नोटेशंस, वेक्टर नोटेशंस आपको यहाँ पे मैंने इनका फिर से रीड, ए वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स टुगेदर विद ए सेट ऑफ स्केलर्स दैट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। That follows the following rules of addition and multiplication. It's called linear vector space. अब ये रूल्स क्या हैं वो आप यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। पहले नोट करें, अब कोई क्वांटम मैकेनिक्स से ऐसा प्रॉब्लम नहीं पूछा है कि कोई आपको सेट दिया हुआ है कि वो लीनियर वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको हिंट करूंगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम में इंक्लूड होंगे। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले से वो क्लियर रहेंगे, तो वहाँ पे डाउट क्रिएट नहीं होगा, लेस डाउट वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो फर्स्ट रूल आप यहाँ पे नोट करेंगे, द लीनियर एडिशन और सम ऑफ, या लीनियर रिलेशन वर्ड भी यूज कर सकते थे, टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर ऑफ सेम स्पेस। द लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर ऑफ सेम स्पेस। इट मींस यहाँ पे कोई भी टू वेक्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो सेम स्पेस को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो टू वेक्टर्स अल्फा 1 और अल्फा 2 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। सपोज इसी के लिए कोई वेक्टर नोटेशन, जो ये नोटेशन है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में हो सकता है वेक्टर एरो रिप्रेजेंट करते हैं, या बाकी लेटर्स के कंपैरेटिवली इसका फॉन्ट कलर या बोल्ड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो नोटेशन है वो एरो जो आपको शो किया है वो पर्टिकुलर वेक्टर पार्ट लाइक दिस आप क्वांटम मैकेनिक्स में नोट करेंगे, क्योंकि हमें स्टेट रिप्रेजेंटेशन में यही नहीं पार्ट होगा, इसलिए मैंने इसको वेक्टर नोटेशन पर यूज किया। तो अगर टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट पार्ट बनेगा वो वेक्टर होगा और सेम वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट करें कॉम्यूटेटिव कंडीशन, commutativity means the sum of these vectors follow the commutation law. It means अगर आप these two vectors को ऐड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ऑर्डर चेंज करके फिर से ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। ये एडिशन के लिए रूल्स अभी नोट किए हैं, ये कॉम्यूटेटिविटी एडिशन के रेस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हैं। एसोसिएटिविटी, तो अगर आप कोई टू वेक्टर्स को ऐड करें और फिर इसमें थर्ड वेक्टर ऐड करें और फिर आप कोई टू वेक्टर जो पहले आपने ऐड किए हैं उनके अलावा कोई टू वेक्टर को ऐड करें और फिर जो फर्स्ट वेक्टर था वो यहाँ पे रिजल्ट में ऐड कर दें तो रिजल्ट सेम रहेगा। एडिशन के सम रूल्स मैंने नोट कर दिए इस पेज पे, मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। जब ये ऑल रूल्स चेक करेंगे तो आपको लास्ट में कंफर्म होगा कि जब आप मैथमेटिक्स में ग्रुप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एबिलियन ग्रुप की जो कंडीशंस हैं वो ऑल कंडीशंस ऑफ एबिलियन ग्रुप यहाँ पे यूज होंगी। बट मैं यहाँ पे ग्रुप डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने एबिलियन ग्रुप इसलिए यूज किया है कि आप अगर किसी को कंडीशंस पता हो तो यहाँ पे रिलेट कर सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो और नल वेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो और नल वेक्टर। नल वेक्टर का मीनिंग क्या है और जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। तो यहाँ पे वेक्टर नोटेशन कैट नोटेशन ले रहे हैं, तो ये नोटेशन को यहाँ पे नल और जीरो वेक्टर ले रहे हैं। यही नोटेशन ऐसा हो सकता है कि जब आप आगे बढ़ें किसी और पार्ट के लिए रिप्रेजेंट हो, बट यहाँ पे वो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो वेक्टर को। मैंने अभी आपको इनका जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो आप जीरो वेक्टर यूज करके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप किसी वेक्टर में ये जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक और इनवर्स वेक्टर, और एक वर्ड आता है एडिटिव इनवर्स का, वो आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक वेक्टर और इनवर्स वेक्टर।
और यहाँ पे जो इनवर्स है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, एडिटिव इनवर्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर ईच वेक्टर इन वेक्टर स्पेस, उस दैट वेक्टर मैंने अल्फा 1 ले लिया अभी यहाँ पे। फॉर ईच वेक्टर दैट ऑफ अल्फा 1 देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सिमेट्रिक वेक्टर और इनवर्स वेक्टर, बोथ वर्ड सेम है, बोथ मीनिंग सेम है। सिमेट्रिक वेक्टर माइनस अल्फा 1 कैट वेक्टर सच दैट, अगर आप वेक्टर और सिमेट्रिक वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये सम नल वेक्टर बनेगा। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स और इनवर्स वेक्टर और सिमेट्रिक वेक्टर ऑफ वेक्टर अल्फा। और यहाँ पे नोट करेंगे रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के रूल्स आपने फॉलो कर दिए, इन्हीं में कुछ पार्ट आप एडिशन भी इंक्लूड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ, जो पहले रूल्स आपको बताए वो यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। फर्स्ट रूल नोट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी स्केलर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी स्केलर, सपोज मैंने स्केलर को a1 ले लिया विद वेक्टर वो अल्फा 1 ले लिया, इज अनदर वेक्टर ऑफ सेम स्पेस। मीन्स अगर आप a1 अल्फा 1 प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये भी सेम वेक्टर स्पेस का कोई वेक्टर बनेगा। सपोज वो नोटेशन मैंने लगा दी है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट रूल नोट कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समटाइम स्केलर्स के एडिशन के लिए होगा, समटाइम वेक्टर के एडिशन के लिए। अगर आप 2 वेक्टर्स ले रहे हैं अल्फा 1 और अल्फा 2, इसके एडिशन में आपको स्केलर मल्टीप्लाई करना है, तो आप इंडिविजुअल वेक्टर्स के लिए ये स्केलर को प्रोडक्ट कर दें और ऐड कर दें। समटाइम आप स्केलर्स मोर देन 1 स्केलर्स ले सकते हैं और किसी पर्टिकुलर वेक्टर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल स्केलर्स को आप वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर दें। तो दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूटिविटी with respect to addition of vectors and with respect to addition of scalars respectively. Next आप नोट करेंगे एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिविटी यहाँ पे जो फॉलो होगा वो ओनली स्केलर्स के लिए होगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूट नहीं करता है जनरली। एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर आप कोई एक स्केलर को पहले वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें, या आप यहाँ पे बोथ स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्टेंट स्केलर बनेगा उसको आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। बट यहाँ पे मोर देन 1 वेक्टर का कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि वहाँ पे आप वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट आप नोट करेंगे फॉर ईच एलिमेंट और फॉर ईच वेक्टर और ये एलिमेंट को मैंने अल्फा नोट कर दिया ऑफ वेक्टर स्पेस, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट, और इसको आई यूज कर सकते थे या स्केलर भी यूज कर सकते हैं 1 एंड 0 स्केलर, such that अगर आप कोई वेक्टर को आप ये यूनिट एलिमेंट मल्टीप्लाई कराएंगे दैट वेक्टर अनचेंज रहेगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को आप 0 स्केलर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रूल्स अगर फॉलो होंगे देन वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड लीनियर वेक्टर स्पेस। अगर these कंडीशंस को चेक करने लगे तो ये कंडीशंस आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स में एबिलियन ग्रुप की कंडीशंस के लिए पढ़ी होंगी। हमें क्वांटम मैकेनिक्स में ये चेक नहीं करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, एबिलियन ग्रुप है या नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के पार्ट बनेंगे। इंटरमीडिएट स्टेप्स में ये पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको दैट टाइम पे डाउट ना हो कि ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉसिबल होगा भी या नहीं होगा, उनके लिए मैं यहाँ पे आपको पॉइंट कर रहा हूँ। तो कोई भी जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में आपको 2 सेट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, एक तो वेक्टर्स का सेट और एक स्केलर्स का सेट। जैसे आप कोई रियल वेक्टर स्पेस की बात करें, आप लोग 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, जिसको यूक्लिडियन स्पेस भी बोलते हैं, 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे आप एक सेट लेते हैं, यूनिट वेक्टर का सेट i j k, ये यूनिट वेक्टर का सेट है।
वेक्टर का सेट है जो वहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कैट वेक्टर से रिप्रेजेंट। इसी को आप क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यही पार्ट बनता आई कैप, जे कैप और के कैप। क्योंकि ये मैथमेटिकली स्टेप से कुछ आपको हिंट नहीं हो रहा होगा तो मैंने, क्योंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आप लोग पढ़े हैं उससे रिलेट करने के लिए मैंने पॉइंट्स आपको सजेस्ट किया है। और यहाँ पे कोई भी स्केलर का आप सेट कंसीडर करेंगे तो स्केलर्स का सेट वहाँ पे रियल वेक्टर स्पेस ले रहे हैं तो ये नंबर आपको रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। जो ABC नोटेशंस आप ले रहे हैं इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब कोई भी वेक्टर आप 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करें, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो, कोई वेक्टर ए हो, तो ये AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ AX AY AZ। अब आप ये चेक करें, दीज टू वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐड किया तो सेम वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बनेगा। उनमें फिर ये के को ऐड कर लें तब भी तो आपको सेम वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बनेगा। इस 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कोई भी वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इन्हीं के आप कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट को नोट कर सकते हैं। तो ऑल रूल्स जो आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। रियल 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और यूक्लिडियन स्पेस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस। तो जब भी आपको ये कंपैरिजन करना हो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रियल 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे आपने मोर प्रॉब्लम सॉल्व किया है मैथमेटिकल फिजिक्स में, EMT में, मैकेनिक्स में, तो वहाँ पे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक हिल्बर्ट स्पेस बढ़ाएगा जो ड्राक ने यूज किया है। तो हिल्बर्ट स्पेस इज आल्सो लीनियर वेक्टर स्पेस विद माइनर मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन होगा, जब हम रियल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये ABC स्केलर्स थे, दीज वैल्यूज थी, दीज आर रियल स्केलर्स। बट हिल्बर्ट स्पेस में जो ABC नोटेशंस हैं या A1 A2 A3 बताई हुई आपको यहाँ पे, ये जो सेट है स्केलर का सेट वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जनरली कॉम्प्लेक्स सेट होगा। A1 A2 A3 कॉम्प्लेक्स स्केलर्स होंगे। वेक्टर जो नोटेशन है वो आपको सिमिलर नोटेशंस आप यूज कर लें, बट जो स्केलर्स हैं यहाँ पे जो A1 A2 A3 ये आपको नोटेशंस बताए हैं वेक्टर स्पेस में, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स स्केलर्स बनेंगे। ये सेट ऑफ स्केलर्स कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे, बाकी सारी कंडीशंस को फुलफिल होंगे। The linear complex vector space, कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया, इस स्केलर के सेट से। The linear complex vector space in which जो सीरीज यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी, फाइंड होंगी, वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कन्वर्जेंट, अगर ये आपको आइडिया रहेगा तो एक वर्ड यहाँ पे आता है ऑफ काउंटेबल डायमेंशन, काउंटेबल इनफाइनाइट डायमेंशन। कि अगर जनरली वहाँ पे इनफाइनाइट टर्म आ भी रहे हैं तो उन इनफाइनाइट सीरीज से कुछ लिमिटेड टर्म ही कंट्रीब्यूट करेंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट, जनरली ये इनफाइनाइट वर्ड है जो फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वर्ड आपको इसी से आइडिया मिल जाएगा कि सीरीज आर कन्वर्जेंट। जनरली वहाँ पे सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा, बट उस इनफाइनाइट टर्म्स में सम टर्म्स कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी टर्म्स का कंडीशन 0 होने से सीरीज कन्वर्जेंट की कंडीशन को फॉलो करेगा। इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। तो जो वर्ड है लीनियर वेक्टर स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, अगर ये वर्ड यूज नहीं किया है तो लीनियर वेक्टर स्पेस में इसको रियल पे चलेंगे तो ये आपका रियल वेक्टर स्पेस बनेगा, और कॉम्प्लेक्स लेंगे तो दैट पार्ट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस वर्ड यूज कर सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली आपको जो कॉम्प्लेक्स स्केलर्स का सेट रिक्वायर्ड होगा, और जनरली कॉम्प्लेक्स है, समटाइम वो रियल में और प्योरली इमेजिनरी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सम वर्ड आएंगे जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में इंक्लूड होंगे, जिससे आपको कुछ हिंट होगा कि क्या कंडीशंस वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो एक वर्ड आएगा डायमेंशन वेक्टर स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, और यहाँ पे लीनियर वर्ड और साथ में यूज कर लेंगे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस दोनों के लिए डेफिनेशन यहाँ पे सेम बनेगा। तो डायमेंशन के लिए डेफिनेशन जो आप नोट करेंगे तो यहाँ पे आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्ड यूज होंगे। वो नेक्स्ट पेज में सजेस्ट करूंगा, पहले यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर दे रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट vectors of vector space is called dimension of that vector space. और यहाँ पे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स काउंट करने हैं उनका मैक्सिमम नंबर को रेफरेंस दिया हुआ है, मिनिमम नहीं है, यहाँ मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम कितने नंबर वेक्टर का इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये डायमेंशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। तो पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स काउंट करेंगे। तो मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोग मैट्रिसेस के लिए सिमिलर कंसेप्ट यूज करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट वे में आप चेक करते हैं कि गिवन मैट्रिसेस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो एक इजी वे में इसको रिलेट करने के लिए आपको हिंट कर रहा हूँ। अब आप ये बताएं, कहीं पे लिखा हुआ है y = 4x,
अब आप ये बताइए y एंड x डिपेंडेंट है या नहीं? Yes, sir. यस सर, लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं? यस सर, यस सर। हाँ तो सर। बहुत इजी वे में आपको चेक करने के लिए, क्योंकि आप लोग ये रिलेशन पढ़ते हैं, y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे, y इज इक्वल टू 4x प्लस c, आप ये रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो इजी वे है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का, कि अगर जिनको हमें, चाहे मैट्रिसेस हो चाहे वेक्टर्स हो, जिनको हमें चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उनमें आप ये इजी वे में चेक करें कि लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर लीनियर रिलेशन रखेंगे तो चेक करने के जो मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको पता हो जाएगा। तो मैंने आपको ये हिंट किया कि जिनको हमें चेक करना है, चाहे वेक्टर्स हों चाहे मैट्रिसेस हों, अगर उनमें लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में मेथड्स पढ़े होंगे, ओनली नोटेशंस चेंज होंगे, मीनिंग चेंज होंगे कि आप उनको ऑपरेटर्स स्टेट फंक्शंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मैट्रिसेस के लिए अप्लाई। सपोज यहाँ पे जो आपने वेक्टर का सेट लिया है वो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, 3 वेक्टर्स मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं, बाकी हाइड है। अब जनरली ये इनफाइनाइट सेट हो सकता है। इसमें स्केलर्स का सेट आपको डिस्कस किया, a1, a2, a3। ये जो a1, a2, a3 है जनरली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हम यहाँ पे लीनियर रिलेशन एज्यूम करके चलें कि लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वी विल एज्यूम दैट देयर इज लीनियर रिलेशन अमंग दीज वेक्टर्स, और लीनियर रिलेशंस बनाने के लिए हम ईच वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग 1 स्केलर मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने ये लीनियर रिलेशन मांगी और राइट साइड को 0 कर दिया। तो अब जैसे ही इस रिलेशन में a1, a2 वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग, अब अगर ये वैल्यूज लाइक दिस होती, अगर अल्फा 1 को चेंज करें तो उसका इफेक्ट अल्फा 2 पे भी आए, अल्फा 3 पे भी आए, तो ये डिपेंडेंट रिलेशन बन गया एक तरह से। अगर हम a1, a2, a3 की लाइक दिस वैल्यूज आए कि अगर अल्फा 1, अल्फा 2 या किसी एक वेक्टर या मोर देन 1 वेक्टर्स को चेंज करें, उसका इफेक्ट अनदर पे ना आए, कब नहीं आएगा? डिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और इसी को हम लाइक दिस नोट कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि कितने वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेक्टर्स का नंबर चेंज हो सकता है, उतने स्केलर्स आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो समेशन ओवर i ai अल्फा i इज इक्वल टू, दिस इज द लीनियर रिलेशन अमंग वेक्टर्स। अब यहाँ से जो भी मेथड आपको मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में सजेस्ट किए वो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आपको ये ai जितने भी यहाँ पे वेक्टर्स लिए हैं उतने a1, a2, a3, a4 अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज फाइंड करनी है कि ये वैल्यूज क्या मिलेंगी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना। इफ ऑल ai, ये मोर देन 1 वैल्यूज हैं, a1, a2, a3, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, इफ ऑल ai आर नॉन जीरो, ये सारी वैल्यूज नॉन जीरो हैं। जब नॉन जीरो होंगी तो यहाँ पे अगर अल्फा 1 पे चेंज किया तो उसका इफेक्ट इस रिलेशन पे आएगा, और चेंज आएगा तो ये अब डिपेंडेंट हो गया है। इफ ऑल ai नॉट जीरो देन ऑल वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। जब ऑल ai नॉन जीरो होंगे तो ऑल वेक्टर्स में रिलेशन एग्जिस्ट कर गया, और रिलेशन एग्जिस्ट कर गया, एक को चेंज करेंगे तो अनदर पर उसका इफेक्ट आएगा, तो लीनियरली डिपेंडेंट का रिलेशन बनेगा। लीनियर वर्ड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कहीं वेक्टर्स में क्वाड्रेटिक या मोर देन 1 पावर नहीं, ओनली 1 पावर है ऑल वेक्टर्स में, तो इसलिए लीनियर है यहाँ पे, लीनियर रिलेशन के लिए है। तो देन ऑल वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। फॉर दिस रिलेशन इफ ऑल ai आर 0, सपोज यहाँ पे मैंने x y z लिखा और z, अभी इसके रिलेशन में मैंने इसका मल्टीपल फैक्टर 0 कर दिया, इन सबका 0 कर दिया। क्या आप ये कोई एक पार्ट को चेंज करें, x में आपने सपोज चेंज कर दिया, x की वैल्यू को 2 टाइम्स कर दिया, क्या इस पे इफेक्ट डालेगा? वो ना सर। कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये इफेक्ट नहीं आएगा तो ये इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे, और ये इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन आपको पता चलेगा, इफ ऑल ai आर 0 देन ऑल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत इजी वे है कि अगर लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट इसी में आपने यहाँ पे मोर देन 1 वेक्टर्स दिए हैं, 4 वेक्टर्स दिए थे सपोज, और 4 में से 4 के रिजल्ट्स 0 नॉन जीरो नहीं है और 4 के 0 नहीं है, सम 0 है सम नॉन जीरो है। तो जिन वेक्टर्स के ये कोफिशिएंट्स यहाँ पे जो लिए हैं, स्केलर कोफिशिएंट लिए हैं, जिनके लिए 0 बनेंगे वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिनके लिए नॉन जीरो बनेंगे वो डिपेंडेंट बन जाएंगे। इफ आउट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ai आर सम वैल्यूज आर 0 और सम आर नॉन जीरो, तो जिनकी नॉन जीरो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। देन द वेक्टर्स फॉर विच ai आर नॉन जीरो आर लीनियरली डिपेंडेंट। जिनके लिए नॉन जीरो बनेंगे वो डिपेंडेंट बनेंगे, बाकी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मैंने ऑल वेक्टर्स के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंडीशन बताया है। यहाँ पे
थर्ड पॉइंट में पार्शियल डिपेंडेंसी है, सम डिपेंडेंट बनेंगे, सम इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो जिनके लिए जीरो होंगे उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स डिपेंडेंट बनेंगे। लीनियर रिलेशंस को आप एज्यूम करके चल रहे हैं और फिर कंडीशन चेक करें कि किसके लिए AI वैल्यू जीरो है, नॉन जीरो है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। यही रिलेशन जब आप वेक्टर्स के लिए चेक करेंगे तो आप क्वेश्चन स्पेस में वेक्टर्स लेते हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं इसी मेथड से, तब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो वेक्टर्स दिए होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग नोटेशंस बन जाएंगे। सम टाइम मैट्रिसेस के लिए भी चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएंगे। अब वो मेथड्स आप चेक करें कि लीनियर रिलेशंस जब आप यहाँ पे बन गए तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फ्रॉम 10th लेवल टू PG लेवल क्या क्या मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपने वेरी जो कोफिशिएंट्स उनको इक्वेट करके माइनस करके और प्लस करके भी मेथड सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है आप लोगों ने, और आप जब मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं तो मैट्रिक्स से भी लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो वो सारे मेथड्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। सम सीमा आप चेक करते हैं कि नॉन जीरो चेक करने के लिए उन कोफिशिएंट्स आपने डिटरमिनेंट बनाया और डिटरमिनेंट को चेक करने की वो जीरो है या नॉन जीरो है, वो सब मेथड्स आप लोग पढ़े हैं तो उनको करेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो बाकी इसी में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये डायमेंशन आपको बता दिया, इसी में बेसिस वेक्टर्स, ग्राफ नोटेशंस में कैट वेक्टर्स और ग्राफ वेक्टर नोटेशंस, उनका फिजिकल मीनिंग्स, उनको थोड़ा रिलेट करेंगे रियल स्पेस से, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर हिल्बर्ट स्पेस में सर आपने एक लाइन लिखवाई है, द लीनियर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट डायमेंशन सीरीज। सर इसको प्लीज एक बार सर ये इसी वर्ड को, हाँ इसी को काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए ही मैंने आपको एक वर्ड आगे नोट करा दिया कि सीरीज जो वहां पे मिलेंगी वो कन्वर्जेंट होगी। सर इसका तो मीनिंग अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर इनफाइनाइट वर्ड होता है तो इनफाइनाइट को तो आप तरह से इंडिटरमाइंड फॉर्म पड़ता है, आप वहां पे बता ही नहीं सकते कि कितने वेक्टर्स इंडिपेंडेंट थे कितने नहीं थे अगर ऑल कंडीशंस को हम चेक करने लगे। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे डायमेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है, मान के चलिए कहीं लिखा है 10 टू पावर 100, तो काउंटेबल है या नहीं? 10 टू पावर 100 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगी या नहीं बनेगी? यस सर। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि जनरली इनफाइनाइट लार्ज ही होगी डायमेंशन, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। ये है कि अगर लार्ज हो भी रही है तो वो काउंटेबल होनी चाहिए। और इसका कैसे काउंटेबल है, जैसे आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जनरली यहाँ पे मान के चलिए इंडिसेस i ले रहे हैं और ये 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, और सपोज आपने ये ai का मॉड स्क्वायर को सम करना है, तो इन ai में आपको ये पता चलेगा कि हो सकता है कि a1 0 बन जाए, हो सकता है कि a2 नॉन जीरो बने, और a10 तक a2 से लेके a10 तक नॉन जीरो है, और बाकी a11 से लेके a इन्फिनिटी तक फिर से सारे जीरो बन जाए। तो इस सीरीज में तो इन्हीं टर्म का कंडीशन आया। यस सर। तो जनरली तो इनफाइनाइट है, बट अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये इजीली काउंट कर सकते हैं कि 2 से 10 तक ये कितनी वैल्यू है। यस सर, तो समझ गए। ठीक है, थैंक यू सर। सर आपने जो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस वाला बताया था ना कि उसमें पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही थी, मतलब डेल पी और डेल एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही थी, तो इसीलिए हम हिल्बर्ट स्पेस यूज कर रहे हैं कि इसमें ये वाली जो डिस्क्रिपेंसी थी ये सॉल्व हो जाए। उसकी वाली बात थोड़ी समझ आई सर, उसी वाली बात। हाँ जी, एक और रीजन है कि जब हम डिस्क्रीट बेसिस पढ़ेंगे तब भी हमें इनकी रिक्वायरमेंट। कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट बेसिस का मतलब क्या है, जैसे कंटीन्यूअस x की वैल्यूज को हम चेक करें तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कंटीन्यूअसली, यस सर। ठीक है, बट जो क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी पढ़ेंगे तो एनर्जी की वैल्यू कंटीन्यूअस नहीं होगी, तो हमें कभी डिस्क्रीट बेसिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस टाइम पे भी हम हिल्बर्ट स्पेस नोटेशंस, ग्राफ नोटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, हिल्बर्ट स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैंने एक एग्जांपल तो बताया कि लीनियर वेक्टर स्पेस का एग्जांपल पोजीशन स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस का एग्जांपल पोजीशन स्पेस है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा पोजीशन स्पेस को ही हम हिल्बर्ट स्पेस मान के चलें। अगर थोड़ा अभी वेट करते तो आगे जब आप पार्टिकल बॉक्स पढ़ेंगे तो पार्टिकल बॉक्स में मैं थोड़ा लेट कराऊंगा, रिकॉल कर पाए, ये आप वेव फंक्शन सॉल्व करते हैं वहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बाई वेट sin n pi x by l इनसाइड द वेल पढ़े हैं? यस सर। और एनर्जी एक्सप्रेशन भी पढ़े होंगे, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय twice ml स्क्वायर। यस सर। तो आप ये देखें, ये 1 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस था, 1 डायमेंशनल पोजीशन, बट जनरली पे हिल्बर्ट स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन है। यस सर। हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशन यहाँ पे इनफाइनाइट है, बट पोजीशन स्पेस 1 डायमेंशन है, तो हमेशा पोजीशन स्पेस को मैं हिल्बर्ट स्पेस नहीं कह रहा हूँ, मैं पोजीशन स्पेस हिल्बर्ट स्पेस का एग्जांपल है। और जब सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हिल्बर्ट स्पेस किसको एज्यूम कर रहे हैं, क्या हिल्बर्ट स्पेस है, वो भी आपको कंफर्म होना जरूरी है, नहीं तो डाउट रहता है। देखो अब ये डायमेंशन 1 डायमेंशन है, यस सर। ये पोजीशन स्पेस का वेव फंक्शन है, बट जब हिल्बर्ट स्पेस की बात करेंगे तो हिल्बर्ट स्पेस बनेंगे एनर्जी आइगन फंक्शंस। हम कितने आइगन फंक्शंस को लेके सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जनरली n की वैल्यू जितनी है उतना हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन है। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। किसी भी वेव फंक्शन की स्टेट यहाँ पे मेजर करने के लिए इसको cn sin nx लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू जाएंगी सीरीज में, जनरली तो इनफाइनाइट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे वर्ड लिखा जनरली काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है सर। ठीक है सर एक बार 14 स्लाइड्स कर दीजिए। बाउंड सिस्टम्स तब और आपको क्लियर होगा। ओके सर। पर सर मेरे को बस यही था क्योंकि ना मुझे बीच में लगा मैंने सुना नहीं, बट ये जो आपने बताया था कि पोजीशन और मोमेंटम इनफाइनाइट हो रहा है, इसीलिए हम हिल्बर्ट स्पेस वाला कांसेप्ट यूज कर रहे हैं, और एक आपने डिस्क्रीट वाला बताया, यही दोनों रीजन है ना। एक तो हमें इन्फॉर्मेशन करेक्टली नहीं मिल रही थी जब तक हम रिप्रेजेंटेशन ना बता दें, और Yes, दूसरा sir. हमें डिस्क्रीट बेसिस की रिक्वायरमेंट। सर 16 स्लाइड दिखाना। मैं लास्ट से 1 फर्स्ट तक जा रहा हूँ स्लाइड की।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट करता हूँ। सर आपने सर अभी मॉड का क्वेश्चन सॉल्व कराए थे सर, उसके बाद आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें x की लिमिट दी हुई थी -a से समथिंग -a/2। सर लिमिट भी कई बार मॉड में हो सकती है ना, अगर मॉड x की लिमिट दे दे वो, मतलब फंक्शन की जगह अगर मीनिंग भी पता होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, आगे पॉइंट्स आएंगे। ये आपको x की वैल्यू -a/2 से +a/2 दिया है, इस पार्ट को कहीं पे लिखेगा मॉड x लेस देन और इक्वल टू a/2 और मॉड x ग्रेटर a/2। जब ये फॉर्म होगा तो इसके आउटसाइड में लिमिट गई है, ये बताएगा। और जब ये पार्ट है तो इसके इनसाइड में। अब आप चेक कर सकते हैं क्योंकि मॉड की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू माइनस मॉड x होते जो हम a/2 से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, मैंने इसको लिख लिया -a/4, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है? -a/4 है। यस सर। मॉड की वैल्यू तो प्लस आई। यस सर। बट x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -a/4। तो x की वैल्यू आप ये चेक करिए, इस लिमिट में तो लाई करेंगे मॉड के लिए। यस करेंगे नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू भी दे सकता है, कभी इस रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए मॉड भी दे सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है? x मॉड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a/2 इज -a/2 प्लस a/2। यस सर। ठीक है, यस सर। और पूछना है किसी को? सर एक कन्वर्जेंट का क्या मतलब है? हाँ जी, कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज नहीं पढ़ी आप लोग? अलजेब्रा में कुछ सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे और चीज सारे टेस्ट। तो है तो मैथमेटिक्स, अगर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो सारे टेस्ट बताता है, ठीक है। हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सर बताएंगे कुछ टेस्ट, बट यहाँ पे मुझे ये हिल्बर्ट स्पेस के लिए वर्ड रिक्वायर्ड था, तो मैंने बता दिया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि जब हम कोई सीरीज लिख रहे हैं, अगर ऑल टर्म्स का कंडीशन सेम ना हो, ऑल टर्म्स कंट्रीब्यूट ना करें, या लोअर टर्म से आगे जो हम सीरीज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हायर टर्म का कंडीशन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, वो डिक्रीजेबल होना चाहिए। डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जाके सीरीज टर्मिनेट हो जाएगा। इनफाइनाइट टर्म्स में कुछ फाइनाइट टर्म का कंडीशन आएगा, तो उस सीरीज को बोलते हैं कन्वर्जेंट। चेक करने के डिफरेंट वे, ठीक है। और पूछना किसी को?